ऑलराइट, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू इन द सीरीज ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी। हमने लास्ट क्लास में जो देखा था वो था कि कैसे हम सैम्पलिंग करेंगे। सैम्पलिंग के बारे में जितने भी डिटेल थे, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं और उसको हमने कवर अप कर लिया था। लेकिन एक चीज़ और आप देखोगे इज रिगार्डिंग द वैलिडिटी, कंसिस्टेंसी क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है। ये ऑफन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही रीज़न है कि मैं हाइपोथेसिस पढ़ाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस टर्म को समझिएगा, क्योंकि बार बार आपको ये वर्ड आएगा हाइपोथेसिस में कि रिलायबिलिटी क्या है, ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या है, या फिर वैलिडिटी क्या है। और वैलिडिटी में भी वैलिडिटी के टाइप्स होते हैं। इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आए थे। लास्ट टाइम तो सीधे क्वेश्चन आ गया था स्प्लिट हाफ, ठीक है, स्प्लिट हाफ, पैरेलल, वैलिडिटी क्या है। तो आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग से क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी इसके टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आपको ये समझना है पहले इसका मतलब, फिर उसके बाद इसके अंदर टाइप्स, और इससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। सो हाइपोथेसिस पढ़ने से पहले हमारे ये ध्यान है, हमारा ये मोटिव है कि हम क्या करें, हाइपोथेसिस से रिलेटेड जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उनको हम समझें। देखिए, मैंने इसी वजह से मैंने सैम्पलिंग पहले पढ़ाया और यही रीज़न है कि मैं ये वाला टॉपिक हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे ले रही हूँ, क्योंकि जब मैं हाइपोथेसिस पढ़ाऊँ तो आप ये ना कहो कि ये वर्ड क्या है, ये मैंने सुना ही नहीं। तो ये वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको क्या करेगा, आपको गाइड करेगा पूरे रिसर्च में हाइपोथेसिस के लिए। तो हाइपोथेसिस जानने के लिए आपको जानना है वैलिडिटी क्या होता है, वैधता क्या है, कब हम कहते हैं कि आपका रिसर्च जो है वैध है, कब हम कहते हैं कि ये रिलायबल है, विश्वसनीय है, कौन सा ऐसा चीज़ होता है, कौन से ऐसे पहलू होना चाहिए रिसर्च में कि हम कहते हैं कि आपकी जो रिजल्ट है वो विश्वसनीय है। और कंसिस्टेंसी, जब हम बात करते हैं कि एक ही चीज़, क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी इन द सेंस कि जब हम ये कहते हैं कि आपकी जो रिसर्च है वो क्या है, कंसिस्टेंस है, यानी कि हम ये कहते हैं, इट्स अ क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है, लेट मी ऑल्सो पुट इनटू हिंदी में देखते हैं। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, वैध, ठीक है, क्या वैधता है आपके रिसर्च की, ठीक है, इसको कहते हैं वैधता। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, ठीक है, विश्वसनीयता, सही लिखा, विश्वसनीयता। एक बार आप चेक कर लेना, विश्वसनीयता। और रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का एग्जैक्ट हिंदी जानना भी आपको जरूरी है, क्योंकि रिलायबिलिटी से, और ये भी कहीं ना कहीं विश्वसनीयता से संबंधित है। लाइक आपकी रिजल्ट जो है वो बार बार एक ही रिजल्ट आ रही है, दैट इज कॉल्ड रिलायबल, विश्वसनीय है। तो ये भी कहीं ना कहीं विश्वसनीयता से संबंधित है। एग्जैक्ट हिंदी आप जरूर देख लेना, बट ये वर्ड समझना बहुत जरूरी है। इसकी एक्यूरेट मीनिंग मैं समझा रही हूँ आपको। मैं इसके टर्म्स पे, ये थियरी क्या होती है इस पे मैं बाद में आऊंगी, बट मैं चाहती हूँ कि आप कोड वर्ड से ये वर्ड को समझिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन वैलिड है, इनमें से कौन रिलायबल है, इनमें से कौन कंसिस्टेंस है। तो आपको ये समझना है। देखिए, जब हम बात करते हैं वैलिडिटी, तो वैलिडिटी से आप एक वर्ड याद करना, VA, ठीक है। और रिलायबिलिटी का जब मतलब है कहते हैं तो इसका मतलब है RC, ठीक है, RC। और जब हम क्रेडिबिलिटी का मतलब करते हैं, ये बहुत आसान है, इसको भी हम देखेंगे। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई एक्सपर्ट आके आपसे कोई चीज़ कहे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन जो है वो, या फिर हेमा मालिनी क्या कर रही है, केंट का प्रचार करती हैं, तो वो अगर बोल देंगे कि 100% प्योर वाटर सिर्फ केंट ही देता है, तो एक विश्वसनीयता हमारे अंदर डेवलप्ड होती है। बट ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो कह रही है वो एक्यूरेट हो और वैलिड भी हो। तो जब हम बात करते हैं विश्वसनीयता की, क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, तो हम एक ऑथोरिटी की बात करते हैं, वैसे ऑथोरिटी जो कि अपने फील्ड में एक्सपर्ट है या फिर जिसकी कोई पहचान हो, दैट इज कॉल्ड क्रेडिबल। तो जब हम बात करते हैं वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब मैंने आपको बताया एक्यूरेट, ठीक है, वी से वैलिड और ए से क्या होता है, एक्यूरेसी, कि आपकी रिजल्ट, आपकी रिसर्च जो है वो कितना एक्यूरेट है, आपने क्या कैलकुलेशन सही किया है, क्या आपने वही डेटा लिया है, किस तरीके का मेजरमेंट किया है, सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तब अगर आप सही लेते हो तो हम कहते हैं कि आपकी रिसर्च क्या है, वैलिड है। फिर उसके बाद हम आते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि हम कहीं ना कहीं इस पे
विश्वास कर सकते हैं। और विश्वास तभी हम कर सकते हैं जब एक ही रिजल्ट आपको बार बार मिले, यानी कि हम इसको कहते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हम कब मानेंगे कि आपकी जो है ना नेट में सफलता हो सकती है, जब आप क्या करो, लगातार उसके लिए पढ़ो, तब हम कह सकते हैं हाँ ये बच्चा लगातार पढ़ रहा है, यानी कि एक दिन इसका नेट क्लियर होगा। तो कंसिस्टेंस, आप रोज दिन क्या कर रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो, इस तरीके से आपने क्या किया, धीरे धीरे आप अपने सफलता के नजदीक आ गए। बट फॉर एग्जाम्पल आप कभी 2 घंटे पढ़ रहे हो और एक दिन 0, कोई घंटा पढ़ ही नहीं रहे हो, मतलब कि नील कर दे रहे हो, दैट इज नॉट कंसिस्टेंस। जब भी आप इंटरव्यू पढ़ोगे किसी टॉपर्स का, तो वो कहता है कि मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान आई विल बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट माई प्रिपरेशन, मतलब कि मैं एक ही रूटीन को फॉलो करता रहा, 2 घंटे 2 घंटे इस तरीके से पढ़ा। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में सेम वैल्यू आपको बार बार आ रहा है, चाहे मान लीजिए वो रिजल्ट मैं करूं चाहे आप करें, एक ही रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो रिजल्ट है वो क्या है, वो रिलायबल है, वो कंसिस्टेंट है। ठीक है। और जब हम बात करते हैं क्रेडिबिलिटी की, क्रेडिबल कब कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई गोल्ड है और गोल्ड का कोई हॉलमार्क रहता है, तो हम कहते हैं इट्स अ क्रेडिबल सोर्स, ये क्रेडिबिलिटी है, इसकी कोई विश्वसनीयता है। तो एक कोई हॉलमार्क या फिर मान लीजिए एक्रेडेशन, या फिर मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें जिससे हम उसको एक्रेडेशन देते हैं, रैंकिंग देते हैं, या फिर यूजीसी अप्रूव कर देता है, तो हम इसको क्या मानते हैं, विश्वसनीय मानते हैं। या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उस पर क्या लग जाता है, स्टैंप लग जाता है, तो हम कहते हैं विश्वसनीय है। तो जब भी हम बात करते हैं क्रेडिबिलिटी की, तो इसका मतलब होता है कोई ऑथोरिटी, वैसी ऑथोरिटी आपको क्या करते हैं, क्रेडिबिलिटी देते हैं। रिसर्च में भी आपको क्या चाहिए, थोड़ी क्रेडिबिलिटी चाहिए। मान लीजिए कोई डेटा जो है आप बार बार जो है किसी अखबार से ले रहे हो, और कोई डेटा आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पे ले रहे हो, आप नीति आयोग से ले रहे हो, या फिर मान लीजिए कोई डेटा आप पीआरएस वेबसाइट से ले रहे हो, तो वो जो रिजल्ट है वो ज़्यादा क्रेडिबल है एज कंपेयर टू दैट कि आप जो आज तक से ले रहे हो, या फिर मान लीजिए कि आप कोई भी एक छोटे से अखबार से ले रहे हो, पंजाब केसरी या जो भी न्यूज़पेपर है, जो कि रीजनल न्यूज़पेपर है, तो वहां पे चांसेस हो सकते हैं कि देयर इज सम एरर। बट जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट या फिर कुछ वैसे वेबसाइट जो कि ऑथेंटिक रिजल्ट देते हैं, दे आर क्रेडिबल। तो ये वर्ड बहुत क्लियर होना चाहिए, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझाने की कोशिश की है। डेटा, फैक्ट्स, ये सारी चीज मैं आपके सामने रखूंगी, इसके टाइप्स भी होते हैं, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करके देखते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिविजन के रूप में हम इसे देखते हैं। पहला जो वर्ड मैंने आपको बताया वो था वैलिडिटी, और वैलिडिटी वर्ड का मतलब है एक्यूरेसी, VA। वैलिडिटी का मतलब है एक्यूरेसी, कि आप अपने रिजल्ट में कितने एक्यूरेट हैं, आपकी रिसर्च कितनी एक्यूरेट है। जब आपके रिजल्ट एक्यूरेट होता है, मेजरमेंट सही रहता है, मशीनी कोई दिक्कत नहीं होती है, आप हर चीज़ जो है सही लेते हो, तो हम क्या कहते हैं, योर रिसर्च इज वैलिड, वैध है, प्रमाणिक है। तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड वैधता, वैलिडिटी। दूसरा जो वर्ड हमने बोला वो क्या है, दूसरा वर्ड हमने यूज किया रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी। और रिलायबिलिटी से जो वर्ड था RC, सी यानी कि कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी यानी कि एक तरीके से एक ही रिजल्ट आपका बार बार आ रहा है। मान लीजिए कि आप फिजिक्स के लैब में हो और बार बार जो है आपका H2SO4 का जो अमाउंट आ रहा है वो 0.2 0.2 0.2 आ रहा है। इट मीन्स कि ये रिजल्ट क्या है, इट्स रिजल्ट इज रिलायबल, रिजल्ट इज कंसिस्टेंट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस टर्म को रिसर्च में यूज करते हैं। और जब हम हाइपोथेसिस वर्ड यूज करेंगे तो ये बार बार टर्म आएंगे। इसी वजह से मैं चाहती थी कि हाइपोथेसिस पढ़ाने से पहले ये वर्ड के बारे में आप क्लियर हो जाओ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और जो तीसरा वर्ड हमने बात किया वो क्या था, वो था आपका क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी। और ये जो वर्ड है हेमा मालिनी से आप याद कर लो, ठीक है, केंट का प्रचार करते हुए, या फिर कोई ऐसे हीरो जो कि मान लीजिए कोई ऐसे हीरो जो कि किसी प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, तो हम ज़्यादा क्या मानते हैं, विश्वसनीय मानते हैं। तो क्रेडिबिलिटी वर्ड जो है वो आपके ऑथोरिटी से संबंधित होती है।
मान लीजिए कि अभी प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, दे आर प्रमोटिंग द टूरिज्म ऑफ लक्षद्वीप। तो हमें लगता है कि दिस इज द क्रेडिबल वन, दैट प्लेस इज सेफ। तो एक ऑथोरिटी द्वारा जब हम कोई विश्वसनीय चीज सुनते हैं या फिर कोई रिसर्च लिखते हैं तो वो क्या होता है, वो विश्वसनीय होता है। तो ये 3 वर्ड आपके रिसर्च में बार बार आएंगे, और ये मैंने आपको इस वजह से पढ़ाया क्योंकि यही तीनों चीज मिलकर के आपको हाइपोथेसिस को कंप्लीट करते हैं। दैट्स वाई मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया कि किस तरीके से ये तीनों वर्ड हाइपोथेसिस में ये तीनों वर्ड बार बार यूज होंगे। वैलिड, आपका रिजल्ट वैलिड है कि नहीं, आपका रिजल्ट रिलायबल है कि नहीं, और आपका रिजल्ट क्रेडिबल है कि नहीं। और ये तीनों मिलकर के हम क्या कहते हैं कि वी आर नाउ कमिंग टू द हाइपोथेसिस। अब हम हाइपोथेसिस पे आ रहे हैं। तो एक हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, देयर शुड बी सम वैलिडिटी। हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, दूसरा रिसर्च भी क्या हो सके, उस पर आगे बढ़ सके। और जब हम बात करते हैं दैट शुड बी क्रेडिबल, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि ये जो रिसर्च है ये किसी ऑथेंटिक रिसर्चर द्वारा किया गया है, तो इस पे हम विश्वास करके आगे बढ़ते हैं। और इसी वजह से तो हम साइटेशन करते हैं, पहले वाले रिसर्च का हम साइट करके चलते हैं कि इन्होंने जो डेटा लिया है वो किसी ऑथेंटिक सोर्स से लिया है। तो ये सारी चीज़ें क्या बनाती हैं, हाइपोथेसिस को बनाती हैं। और जब ये हाइपोथेसिस के अंदर वैलिड नहीं होता है, जब ये रिसर्च के अंदर रिलायबल नहीं होता है, जब ये रिसर्च के अंदर क्रेडिबल नहीं होता है, तो वहां पे चांसेस आप देखते हो टाइप 1 टाइप 2 इरर, हाइपोथेसिस में इरर आपको देखने को मिलता है, रिजल्ट आपका रिसर्च में सही नहीं हो पाता है। दैट्स वाई रिसर्च को हम कहते हैं साइंटिफिक। ये ऐसा नहीं है कि आप क्या करो, आप किसी भी जो कि हम नॉर्मल ऐसे लिखते हैं वो है आपका रिसर्च। रिसर्च इज अ साइंटिफिक थिंग जिसमें हम सैंपल्स, डिजाइन, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो इसमें वैलिडिटी भी देखेंगे, इसमें रिलायबिलिटी भी देखेंगे और क्रेडिबिलिटी भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सारी चीज़ें किसी, मान लीजिए कि कोई एक ऐसे रिसर्चर है, उनको कोट करके मैं लिखूं तो मैं कह सकती हूँ इट्स अ रिलायबल, क्योंकि ये जो वक्तव्य है ये किसी डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, तो दैट सोर्स इज अ रिलायबल क्योंकि वो किसी गवर्नमेंट का है। अगर मान लीजिए कि यही बात कोई न्यूज एंकर कहे तो दैट इज नॉट अ रिलायबल सोर्स, वो रिलायबल नहीं होगा क्योंकि उनकी कोई ऑथोरिटी नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं चाहती थी कि आपको ये वर्ड मिले। अब इसको थोड़ा सा हम फिगर के थ्रू समझें, ठीक है। फिगर के थ्रू समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वर्ड आपको एक क्लैरिटी देगा। सो व्हेन यू कम टू द फिगर यू हैव दिस इमेज इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका एरो, ठीक है, और यहाँ पे आपको वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बीच में अंतर समझना है, ठीक है। क्रेडिबिलिटी बहुत आसान है, ठीक है। क्रेडिबिलिटी आप याद रखो, हेमा मालिनी वाला और केंट वाला प्रचार बहुत आसान है, बट इन दोनों के बीच में आपको अंतर समझना है, रिलायबिलिटी क्या होता है और वैलिडिटी क्या होता है। तो हमेशा एक वर्ड आप याद रखो, VARC, ठीक है। वैलिडिटी एक्यूरेसी की बात करता है, रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी की बात करता है, यानी एक चीज बार बार आए दैट इज कॉल्ड रिलायबल। और जब हम वैलिडिटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो कितना एक्यूरेट है, कितना सही है, ठीक है। अब देखिए ये सब बातें तो हो गई, अब थोड़ा सा हम इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये फिगर हमसे कहना क्या चाह रहा है। सो लेट मी जूम इट सो दैट यू कैन सी इट। एंड अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में देखना है तो देर इज़ अ लिंक इन द वेबसाइट जिसको मैंने रेफर किया है, आप जाकर के इसको देख सकते हैं। फर्स्ट फिगर आप देखिए, यहाँ पे आपके सामने क्या है, देर इज एरो, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, दिस इज द रिलायबल। रिलायबल का मतलब मैंने आपको क्या बताया, एक ही चीज बार बार आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि ये वाला जो एरो है वो 8, 9, 10 ऐसे है, और बार बार इसकी जो एरो जा रही है वो 9 पे जा रही है, 9 पे जा रही है, 9 पे जा रही है। यानी कि ये क्या है, एक ही रिजल्ट आपको बार बार देखने को मिल रहा है, एक ही एम वो बार बार लगा रहा है। इट मीन्स कि ये क्या है, रिलायबल है, एक ही चीज कंसिस्टेंसी है, बट ये एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट तब होगा जब इसकी जो एरो है वो बार बार कहाँ पे जाए, 10 पे जाए, तब हम क्या कह सकते हैं कि ये वैलिड भी है और ये रिलायबल भी है। तो यानी कि हम ये वाला कंडीशन अज्यूम करते हैं, दिस इज द बेस्ट कंडीशन, जब आपके रिजल्ट रिलायबल भी हो और एक तरीके से हम कहें वो वैलिड भी है, सही भी है और रिलायबल भी हो। दूसरा कंडीशन हमने ये देखा कि ये एक मान लीजिए यहाँ पे 8 है, 9 है, ये 10 है, 9, 8, 7। अब ये जो एक ही एरो इसके 10 में गया है, बाकी जो एरो है वो किसी 9 में जा रहा है,
8 में जा रहा है और 7 में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी आपको नहीं दिख रहा है। कहीं पे 8 में जा रहा है, कहीं पे 10 में जा रहा है, कहीं पे 7 में जा रहा है। इट इज नॉट कंसिस्टेंट, बट एक चांस है कि ये एक्यूरेट है, ये सही है। बाकी सब क्या है, बाकी सब इधर उधर जा रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो है हमारा रिलायबल नहीं है। कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, कभी 8 आ रहा है, डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं। इट मीन्स कि दीज आर नॉट कंसिस्टेंट। बट जब हम बात करते हैं 8 जो कि सही रिजल्ट है, तो एक बार क्या है, एक बार ये एक्यूरेट है, वैलिड है, तो इसमें चांसेस हैं कि ये हो सकता है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट केस अज्यूम किए। रिसर्च में कैसे कैसे केस हो सकते हैं। पहला जो केस है वो ये है कि आपकी रिजल्ट क्या हो सकती है, रिलायबल हो सकती है, बट जरूरी नहीं है कि वो वैलिड भी साथ में हो। ठीक है, हो सकता है कि एक ही एरर लोग सेम टाइम, एक ही एरर सब कोई कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जो सब लोग कह रहे हैं वो सही ही हो। जैसे डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में बहुमत क्या करते हैं, सब कहते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है जो लीडर आप चुन के ला रहे हो वो सही है। ठीक है, तो ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि आपका रिजल्ट क्या हो, आपका रिजल्ट रिलायबल हो, बट वो वैलिड नहीं हो, वो एक्यूरेट नहीं हो, जैसा होना चाहिए लीडर वैसा ना हो। एक चीज ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रिजल्ट क्या हो, वैलिड है, एक बार वैलिड है, बाकी टाइम जो है वो रिलायबिलिटी ना दिखाए। सबसे अच्छा केस क्या हो सकता है, जब वैलिड और कंसिस्टेंसी या फिर रिलायबिलिटी एक साथ आए, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द आइडियल कंडीशन। और हर रिसर्चर क्या करता है, अपने रिसर्च में यही लाने की कोशिश करता है। ये तो बात हो गई वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की। आई होप आपने इसको बहुत अच्छे समझा। अब इसके थोड़े डेप्थ में आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन डेप्थ से आता है, तो हम एक एक करके कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वैलिडिटी से, क्योंकि वैलिडिटी के टाइप्स और इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वैलिडिटी। ठीक है, वैलिडिटी, द कोड वर्ड दैट आई हैव गिवन टू यू इज द एक्यूरेसी। ठीक है, इसके लिए जो मैंने आपको कोड वर्ड दिया था वो क्या था, एक्यूरेसी। ठीक है, यही है आपकी क्या, वैलिडिटी। जब हम वैलिडिटी की बात करते हैं तो वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि आपका रिजल्ट जो है वो मेजरमेंट सही हो। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि आपने क्या किया, जो भी जैसे कहते हैं ना एरर होने के चांसेस 0.2333 ऐसे हमने मेजर किया, ऐसा नहीं है कि हमने उसको क्या किया, राउंड फिगर में ले लिया, तो वहां पे चांसेस हो सकते हैं कि आपके रिजल्ट क्या हो, एक्यूरेट ना हो। तो हम वैलिडिटी की बात मानते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं, अगर आप कभी फिजिक्स लैब में गए होगे तो एक जीरो एरर कहलाता है, जीरो एरर। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी वेट को, आपने देखा है आपके घर में वो क्या होते हैं, तराजू होते हैं, और तराजू में आपको जो तौलते हैं उनको हम कहते हैं डंडी मारना। हम देसी लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि वो डंडी मार रहे हैं। इट मीन्स कि वो पहले से ही क्या कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं वेट जो है, वेट में वो ज्यादा भार दे देते हैं, तो अनाज ज्यादा तौल जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि दिस इज अ नॉट एक्यूरेट मेजरमेंट, वो सही मेजरमेंट नहीं है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वैलिडिटी में सटीक मापन नहीं है। ठीक है, ये कहा जाता है। तो जब भी हम बात करते हैं वैलिडिटी की, तो यहाँ पे हम एक्यूरेसी, एक्यूरेट मेजरमेंट, कैलकुलेशन, इनकी बात करते हैं कि जो रीडिंग जैसे है वैसे आप क्या करो, वहां पे लिखो, उसको मेजर करो। जब आप ऐसा करते हो तो आप कहते हो कि हमारा रिसर्च वैलिड है। जब आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो हम कहते हैं कि आपकी रिसर्च की वैलिडिटी नहीं है। जब हम वैलिडिटी की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो रिसर्च, ठीक है, जो रिसर्च वैलिड है, ऑल वैलिड थिंग, जितने भी चीज वैलिड होते हैं वो रिलायबल भी होते हैं। ठीक है, ऑल वैलिड थिंग्स आर रिलायबल। बट जब हम बात करते हैं इसके अपोजिट कि ऑल रिलायबल थिंग्स आर वैलिड, नॉट नेसेसरी। ये जरूरी नहीं है कि हर, जैसे मैंने आपको डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल दिया, डेमोक्रेसी में मान लीजिए सभी लोग क्या कह रहे हैं, सभी लोग एक ही सरकार को चुन रहे हैं, तो जरूरी नहीं है वो सरकार सही हो। ठीक है, मगर मान लीजिए कि वो एक सरकार सही है, ठीक है, वो सरकार सही है, तो हम कह सकते हैं कि वो उसके चुनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हर कोई उसे क्या करता है, चुनना चाहता है। तो मान लीजिए कोई आपका रिसर्च जो है वो वैलिड है, एक्यूरेट है, तो लोग उसे क्या करेंगे, बार बार आपका रिजल्ट एक ही आएगा। तो ऑल वैलिड थिंग्स आर रिलायबल, बट जब हम बात करते हैं ऑल रिलायबल थिंग्स इज नॉट नीड टू बी वैलिड। तो ये रिलेशन है जब हम बात करते हैं वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बीच में।
अब देखिए इसके टाइप से क्वेश्चन आते हैं, टाइप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइप से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं इंटरनल वैलिडिटी, ठीक है, और एक्सटर्नल वैलिडिटी। यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है? वैलिडिटी का मतलब आपको पता है एक्यूरेसी की बात करता है। तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से लास्ट टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बने थे, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी की, तो यहाँ पे आपको समझना है कि इंटरनल का मतलब ये रिलेशन बताते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएबल में। वेरिएबल मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएबल के बीच में रिलेशन जब मिलता है, सही रिलेशन को देखते हैं, क्या रिलेशन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएबल में, उसको हम कहते हैं इंटरनल, आंतरिक वैधता। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरनल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता है, कॉज, याद है, कॉज, और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है आपका इफेक्ट, ठीक है। और वैलिडिटी मैं आपको फिर से नहीं पढ़ाऊंगी, सॉरी, वेरिएबल मैं फिर से नहीं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि वेरिएबल में मैंने बहुत लंबा लेक्चर दे दिया है। आपको मैंने बताया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, उसमें हमने बहुत सारे लेक्चर बहुत अच्छे से हमने समझाया था, एग्जाम्पल दे दिया क्या करें। तो जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं तो हम कॉज की बात करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं तो इफेक्ट की बात करते हैं। इंटरनल वेरिएबल क्या होता है, इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढता है कि क्या रिलेशन है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, ठीक है। और इसके हिसाब से वो देखता है कि क्या ये हाइपोथेसिस सही है। मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आप एक कॉज है और एक इफेक्ट है। आपने ये देखा कि गरीबी से लोग क्राइम की तरफ जाते हैं, ठीक है, यानी कि पॉवर्टी लीड टू क्राइम, ठीक है। इन दोनों के बीच में आप कोरिलेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, वैलिड है, ठीक है। अगर आप ये सब प्रूफ नहीं कर पाते हो, तो हम, अगर मान लीजिए कोई कोरिलेशन ही डेवलप नहीं होता है दोनों के बीच में, तो हम क्या कहते हैं, इट इज अ नॉट वैलिड, ये वैलिड है ही नहीं, क्योंकि ये इंटरनल वैलिडिटी को सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहा है। दूसरा, जब हम एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं, मैंने आपको सैम्पलिंग इसी वजह से पहले बताया था, यहाँ पे ये बता रहा है कि क्या जो आपने पॉपुलेशन में से जो सैंपल निकाला है, जो आपने यूनिट निकाला है या जो सैंपल निकाला है, क्या वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है स्टडी का। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है आप यूपी के वुमेन के बारे में स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और आप एक दो वुमेन के बारे में स्टडी करो, दैट्स नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव। किसी आप एक दो या 10 वुमेन के बारे में पढ़ करके आप पूरे यूपी के वुमेन को नहीं जनरलाइज कर सकते। कम से कम यू हैव सम 500 वुमेन जो कि क्या करें, पूरे जनसंख्या को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। सिर्फ मुट्ठी भर औरतों को पढ़ करके आप ये जनरलाइज नहीं कर सकते द कंडीशन ऑफ वुमेन इज गुड और बैड, ठीक है। तो इसी वजह से जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो ये बताता है कि क्या आपका जो सैंपल है, सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन और नॉट, ठीक है, क्या वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव है और नहीं है, ये बात करता है एक्सटर्नल में। इंटरनल में हमने क्या देखा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के बीच में रिलेशन। एक्सटर्नल में हमने क्या देखा, क्या हमारा जो सैंपल है, क्या जो हमारा इकाई है वो पूरे पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। और जब हमारी पॉपुलेशन, जब हमारा सैंपल अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा तो हम कह सकते हैं हाँ, आपका रिजल्ट क्या हो सकता है, जनरलाइज हो सकता है, दूसरों पे अप्लाई कर सकता है, इसको हम बाहर भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम, ये जनरली आपके एक्सटर्नल वैलिडिटी से संबंधित रहता है। मान लीजिए कि आपका पॉपुलेशन अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी, आपका सैंपल अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को, तो हम कहेंगे आपकी जो वैलिडिटी है, आपकी जो रिसर्च की वैलिडिटी है वो सही है, क्योंकि एक्सटर्नल वैलिडिटी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर मान लीजिए वो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम कहेंगे इट्स अ इनवैलिड रिजल्ट, इट्स अ इनवैलिड हाइपोथेसिस। सो ये है इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी, बट ये यहाँ पे खत्म नहीं होता, देयर आर मोर देन दिस, ठीक है। इसमें भी आपको अलग टाइप्स देखने को मिलेंगे, ये तो बस शुरुआत है, ठीक है, ये शुरुआत है। इसमें भी आपको अलग अलग टाइप्स देखने को मिलेंगे, जैसे मान लीजिए स्प्लिट, पैरेलल, ये सारे वैलिडिटी के टाइप्स हैं, ठीक है।
तो जब आप रिसर्च में भी जाओगे वैलिडिटी, बट ये मेन है, इंटरनल एक्सटर्नल क्या है, इट्स अ मेन वन। और अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखने की कोशिश करेंगे। तो कहानी कैसे शुरू हुई, लेट्स हैव अ लुक थोड़ा सा। और मैं चाहूंगी कि ये आपको मैं कल पढ़ाऊं। जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हाइपोथेसिस को समझने के लिए हमें 3 चीज चाहिए, क्या, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी। ठीक है, वैलिडिटी के अंदर जब हम गए तो हमने क्या देखा, इसके अंदर 2 चीजें हमने देखा, एक्सटर्नल वैलिडिटी और इंटरनल वैलिडिटी। बट ये कहानी इतना ही नहीं है, इट्स अ लॉन्ग, इसके भी अलग टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, इसके भी अलग टाइप्स देखने को मिलेंगे। कल के क्लास में हम क्या करेंगे, कल के क्लास में वी आर गोइंग टू कवर ऑल द टाइप्स, और हम रिलायबिलिटी के भी ऑल टाइप्स को देखेंगे, और फिर उन दोनों के बीच में कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे कि रिलायबिलिटी क्या होता है, वैलिडिटी क्या होता है। और फिर उसके बाद जब हम कंपैरिजन ड्रॉ करके समझेंगे तो वो चीजें हमें ज्यादा क्लियर हो पाएंगी। और ये वाला जो टॉपिक है, ठीक है ना, क्रेडिबिलिटी जो टॉपिक, बहुत आसान है। मैंने आपको बताया, कोई भी मूवी स्टार को याद रखो, हेमा मालिनी को ही याद कर लो, क्योंकि सी इज वेरी, वो दावा करती हैं, या फिर कोई भी जैसे यामी गौतम को कि फेयर एंड लवली से आप पूरे गोरे निखार हो जाएंगे, भगवान जाने क्या होता है। बट दिस काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड क्रेडिबल। एक तरीके से हम कहते हैं कि ये क्रेडिबल सोर्स है, यानी कि एक ऑथेंटिक पर्सनालिटी आके आपको क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। तो हाइपोथेसिस को समझने के लिए ये जो जार्गन्स है उसको क्लियर करना है। और इसी वजह से मैंने आपको सैम्पलिंग पढ़ाया, मैंने आपको वेरिएबल पढ़ाया, मैंने आपको रिलायबिलिटी वैलिडिटी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और जब ये समझ में आएगा तब आपको टाइप 1 टाइप 2 एरर समझ में आएगा, तब आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस समझ में आएगा, तब जाके ये सारी चीजें हमारे मस्तिष्क पे एकदम क्लियर होंगी। सो बी विथ अस, ठीक है, वी विल गोइंग टू कवर द रेस्ट ऑफ द पोर्शन इन द नेक्स्ट क्लास. Till then, just keep studying the research methodology. Thank you.